हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। अभी से आपको पता ही है कि डीवीटी बैट जेआरएफ ईयर 2024 का जो हमारा एग्जाम है वो इसी मंथ यहाँ पे हमारा होने वाला है। और अगर हम यहाँ पे बात करें डीवीटी बैट जेआरएफ के सिलेबस के लिए, तो उसके अंदर हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि डीवीटी बैट जेआरएफ के अंदर यहाँ पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी हमारी यहाँ पे यूनिट हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री हमारे यहाँ पे यूनिट है, मोल बायो हमारे यहाँ पे जो यूनिट है, उसके अलावा जो मेथड्स इन बायोलॉजी हमारे यहाँ पे यूनिट हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है जिससे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डीबीटी बैट जेआरएफ के एग्जाम के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ जो हमारी बायोटेक की यूनिट है ना, वो भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स है, उन्हीं को हम यहाँ पे जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसी के अंदर यहाँ पे हम इन यूनिट्स को यहाँ पे रिवाइज करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हमारी यहाँ पे यूनिट है उसी को हम यहाँ पे कंप्लीट रिवाइज करके चलते हैं। और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारी यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमारे यहाँ पे सिलेबस हो जाता है, तो इसी यूनिट को हमने क्या किया है कि 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे इनको डिवाइड किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, ठीक है, इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर रहेगी, और फर्दर जो यहाँ पे हमारी डीएनए जो होता है, डीएनए की जब पैकेजिंग होके ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है, तो इन सबको हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारा क्रोमोसोम है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रोमोसोम से हम यहाँ पे बात करेंगे रेप्लिकेशन के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस भी होती है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये सब हम जो हमारा सेकंड यहाँ पे जो लेक्चर होगा उसके अंदर सेकंड जो हमारे यहाँ पे पार्ट रहेगा इसके लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, तो उसके अंदर हम इनको यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और लास्ट हमारा जो यहाँ पे इसका पार्ट रहेगा थर्ड पार्ट, उसके अंदर हम ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ पे एक पार्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है, वो सब हम जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम यहाँ पे इनको डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम यहाँ पे हम खराब ना करते हुए हम यहाँ पे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जेनेटिक मटेरियल के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा वो मटेरियल होगा जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जो करेक्टर हमारे पेरेंट्स टू चाइल्ड हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट्स से हमारे चाइल्ड के अंदर कुछ तो यहाँ पे करेक्टर हमारे ट्रांसफर होंगे ही। अब जो ये करेक्टर्स है उनको जो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो उनको पास ऑन करेंगे, वो जो मटेरियल हमारा होता है उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इनके यहाँ पे 3 बेसिक हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 यहाँ पे बेसिक उनके फीचर्स रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इट मस्ट बी स्टेबल एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, मस्ट रेप्लिकेट एक्यूरेटली। थर्ड यहाँ पे क्या होता है, कैपेबल ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, इन 1869 फ्रेडरिक मिसर आइसोलेटेड न्यूक्लियाई फ्रॉम द पस सेल व्हाइट ब्लड सेल्स इन द वेस्ट सर्जिकल बैंडेज एंड नेम न्यूक्लिन। और इनको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे न्यूक्लिन जेनेटिक मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर उसकी डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो जो न्यूक्लियन थे ना, ये यहाँ पे क्या होते थे, न्यूक्लियन इज मोस्टली क्रोमेटिन, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड द क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। जब उन्होंने यहाँ पे 1869 के अंदर न्यूक्लियन को यहाँ पे उन्होंने जब डिस्कवर किया था ना, तब उनको यहाँ पे क्रोमेटिन या फिर जो हमारे यहाँ पे डीएनए है इनके बारे में उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, बाद में जब यहाँ पे डिस्कवरी और ज्यादा यहाँ पे एडवांसमेंट होती गई तो तब जाके इनको यहाँ पे कंफर्म हुआ था कि न्यूक्लियन एक्चुअली में हमारे यहाँ पे क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियन अगर हम यहाँ पे उस टाइम की बात करें, तो जो वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने न्यूक्लियन को यहाँ पे डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, डीएनए होता था, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे उसके अंदर इंक्लूड होते थे। ठीक है, और इन सबको उन्होंने यहाँ पे कलेक्टिव टर्म यहाँ पे क्या दी थी, न्यूक्लिक दी। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल इन द 1928 was laid by the Friedrich Griffith with his experiment on the transformation in the bacterium pneumococcus known as the Streptococcus pneumoniae। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं ना, इन सब चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है उनकी यहाँ पे क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे उनके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो न्यूक्लियन था उसको यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, जो न्यूक्लियन था उसके अंदर एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या क्या था। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे डीएनए आइडेंटिफिकेशन की, जो डीएनए को हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं, तो इसके लिए जो यहाँ पे फर्स्ट फाउंडेशन जो यहाँ पे ले डाउन की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, या फिर जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, तो वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे इन्हीं को रिवाइज करके चलेंगे।
इनके बारे में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और अगर आपको इनके बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर यहाँ पे स्टडी करनी हो, तो जो हमारी यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो हमारी कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है, ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पे 35 टू 36 हमारे यहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इन लेक्चर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आज हम यहाँ पे सिर्फ इसको रिवाइज करके चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट भी रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी, या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे भी अपने जो भी आपका यहाँ पे क्यूरीज रहेगी या फिर आपका जो डाउट रहेगा, आप वहाँ पे उस चीज को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था जो कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था 1928 के अंदर, और किसके ऊपर किया था, कौन से बैक्टीरियम के ऊपर किया था, न्यूमोकोकस, जिसको हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया भी बोलते हैं। इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या देखने को मिला था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो यहाँ पे दो टाइप की कॉलोनीज की यहाँ पे फॉर्मेशन करती है। एक हमारी यहाँ पे होता है स्मूथ कॉलोनीज, और सेकंड हमारे यहाँ पे होता है रफ कॉलोनीज। स्मूथ कॉलोनीज के अंदर क्या होता है, वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म, spherical cell surrounded by a mucus coat called as a capsule. These cells form the large glistening colonies. These cells are virulent in the nature. जो हमारे यहाँ पे स्मूथ कॉलोनीज होंगी ये हमारे वाइल्ड टाइप भी होंगी, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सराउंडेड होगी म्यूकस कोट, जिसको हम यहाँ पे कैप्सूल भी बोलते हैं। और ये हमारी कैसे नेचर की होती है, वायरुलेंट यानी कि टॉक्सिक नेचर की होगी। दूसरा हमारे यहाँ पे जो रफ कॉलोनीज होगी ये इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये हमारी कैसी होगी, म्यूटेंट टाइप की होंगी। कैप्सूल यहाँ पे एब्सेंट होगा, और कैप्सूल एब्सेंट होने की वजह से हम यहाँ पे किसके अंदर कंसीडर करते हैं, रफ के अंदर। अगर यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो वो हमारा कौन सी हो जाती है, स्मूथ, और अगर यहाँ पे कैप्सूल एब्सेंट होता है तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, रफ। और जो यहाँ पे कैप्सूल होता है ना, यही क्या होता है, ये वायरुलेंट नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अगर यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है जो हमारे स्मूथ कॉलोनीज है, तो उसके अंदर यहाँ पे अगर कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, वायरुलेंट नेचर की। और अगर यहाँ पे कैप्सूल एब्सेंट हो जाएगा तो ये हमारा किस नेचर की हो जाएगी, रफ नेचर की, ठीक है। या फिर ये हमारा कैसे हो जाएगा, अवायरुलेंट, ठीक है। ये वायरुलेंट था, कैप्सूल प्रेजेंट था, यहाँ पे हमारा कैप्सूल एब्सेंट, तो ये हमारा अवायरुलेंट। दिस सेल फॉर्म स्मॉल रफ कॉलोनीज। दिस सेल्स आर अवायरुलेंट इन द नेचर। ये हमारा टॉक्सिक नेचर की नहीं होती, ठीक है। तो इसी को अगर यहाँ पे बेस बना के चलते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारी दो टाइप की कॉलोनीज होगी, एक तो हमारी यहाँ पे स्मूथ और एक हमारी यहाँ पे रफ। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो यहाँ पे हमारी स्मूथ कॉलोनीज थी उसके अंदर यहाँ पे क्या होता था कि जो कैप्सूल यहाँ पे थी वो यहाँ पे प्रेजेंट था, और यहाँ पे जो कैप्सूल वॉल थी वो यहाँ पे क्या थी, एब्सेंट थी। अब जो कैप्सूल था इसी की वजह से क्या हो रहा था, वायरुलेंट अवायरुलेंट हमारे यहाँ पे नेचर हो रहा था। तो अगर यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो यानी कि ये किस नेचर की हो गई, वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अगर हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे माइस है उनके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा माइस होगा उसकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैसा था, टॉक्सिक नेचर का था। और अगर हम यहाँ पे बात करें रफ के लिए, जो हमारे रफ कॉलोनीज होती थी, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैप्सूल एब्सेंट है, तो इसीलिए ये हमारी कैसी हो जाएगी, एवायरुलेंट नेचर की। और एवायरुलेंट होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे माउस होगा वो हमारे यहाँ पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा, वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एस स्ट्रेन थी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे स्मूथ कॉलोनीज थी, तो उसको अगर हम यहाँ पे हीट किल्ड कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे अगर गर्म करके चलते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो इसका यहाँ पे जो भी इसका मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किस एक्सपेरिमेंट की बात करें, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की। उस टाइम तक हमें यहाँ पे नहीं पता होता था कि डीएनए हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। अभी तो हम यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट कि यहाँ पे जब इनको यहाँ पे हीट किल्ड किया गया था तो यहाँ पे जो डीएनए था वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे रप्चर हो गया या फिर डीनेचर हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा जो वायरुलेंट नेचर का होता था अब वो यहाँ पे वायरुलेंट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे माउस होगा उसके ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। तो अब तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पे डीएनए डीनेचर हो गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा एवायरुलेंट नेचर का खत्म हो गया होगा। बट उस टाइम पे अगर हम यहाँ पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की जब उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को किया था, तो उस टाइम पे इनको यहाँ पे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे हमारा कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे माउस है वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। उनको खाली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पे एस स्ट्रेन वालों को अगर हम यहाँ पे हीट किल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे माइस पहले यहाँ पे जिसकी डेथ हो रही थी वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है। तो इससे उनको यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी कि जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया था, ठीक है, इसके अंदर कुछ हमारा ऐसा मटेरियल होगा जिसकी वजह से ये हमारा डेथ कोज कर रहा था। और अगर यहाँ पे अगर हम उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको अगर हम यहाँ पे हीट किल्ड कर देंगे, तो जो हमारा मटेरियल यहाँ पे इसकी डेथ करवा रहा था वो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, उनके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे एस कॉलोनीज ली, स्मूथ कॉलोनीज, और उसके साथ उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि स्मूथ कॉलोनी को पहले हीट किल्ड किया। अब हीट किल्ड अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वैसे तो हमारा क्या होना चाहिए कि ये हमारा यहाँ पे जो माउस था वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर जाना चाहिए था।
साथ में हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे हीट किल्ड जो हमारे यहाँ पे एस स्ट्रेन है उनको तो लिया, साथ में हम यहाँ पे लीव कॉलोनी जो हमारे यहाँ पे एस आर स्ट्रेन है जो हमारी रफ कॉलोनीज है उनको यहाँ पे हमने इनके साथ यहाँ पे कंबाइन कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारी दो कॉलोनीज होगी, एक तो हमारी जो हमारी स्मूथ कॉलोनीज है और एक हमारी यहाँ पे आर यानी कि रफ कॉलोनीज है। जो हमारी रफ कॉलोनी है वे तो हमारी यहाँ पे कैसी है, लिविंग है। जो हमारे यहाँ पे स्मूथ कॉलोनीज है वे हमारे यहाँ पे कैसी है, हीट किल्ड है। अब अगर हम यहाँ पे इनको सेपरेटली अगर हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं माइस के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने रफ कॉलोनीज को ट्रीट किया तो यहाँ पे हमारा माउस सर्वाइव कर रहा था। जब हमने यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया तभी हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेके चलते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे माइस है वो इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एस स्ट्रेन है उसने अपना कुछ जो मटेरियल है यहाँ पे उसको क्या कर दिया होगा, जो हमारे यहाँ पे लिविंग सेल है उनके पास यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया होगा। और ट्रांसफर करने के बाद अब ये हमारी किस नेचर की हो गई होगी, जो हमारे यहाँ पे पहले ए वायरुलेंट नेचर की होती थी रफ स्ट्रेन, अब वो हमारे यहाँ पे किस नेचर की हो गई, वायरुलेंट। ये अपनी ओर से तो यहाँ पे कोई म्यूटेशन ऐसी कोज नहीं कर सकती थी। अगर ये यहाँ पे अपनी ओर से म्यूटेशन कोज कर लेती तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए था, कहीं ना कहीं तो हमारे अगर हम यहाँ पे 10 एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो 9 में हम यहाँ पे सपोज करके चल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन रही होगी तो यहाँ पे हमारा माइस सर्वाइव करेगा होगा। लेकिन उन 10 में से एक बार तो यहाँ पे म्यूटेशन जरूर होगी, और अगर यहाँ पे म्यूटेशन होगी तो वहाँ पे हमारा माउस सर्वाइव नहीं करना चाहिए था। जबकि हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारे 10 आउट ऑफ 10 हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इनके अंदर तो कोई म्यूटेशन यहाँ पे नहीं हुई होगी। और यहाँ पे जो इनका जो नेचर चेंज हुआ है, जो कि हम यहाँ पे पहले हमारी कैसी थी, यहाँ पे ये एवायरुलेंट नेचर की थी, अब ये जो यहाँ पे वायरुलेंट नेचर के अंदर हमारे यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही होगी, जो हमारे यहाँ पे एस स्ट्रेन है इन्होंने यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ तो ऐसी डोज दी होगी, कोई ना कोई तो यहाँ पे मटेरियल इनको पास किया होगा। और यही जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है ना, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जब यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो यहाँ पे ग्रिफ्थ थे ना, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ क्या बताया था, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या फिर जो भी हमारे यहाँ पे मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारा क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता था, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। हीट किल्ड वायरुलेंट कॉलोनीज ऑफ द एस यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वुड ट्रांसफॉर्म ए वायरुलेंट सेल इनटू द वायरुलेंट वंस। जो हमारे यहाँ पे हीट किल्ड वाले जो हमारे यहाँ पे वायरुलेंट कॉलोनीज यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्मूथ कॉलोनीज होती थी हीट किल्ड वाली, तो वो हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, वो हमारी जो रफ कॉलोनीज है उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर, वायरुलेंट नेचर के अंदर। दिस मीन दैट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इन द हीट किल्ड बैक्टीरिया वाज प्रोबेबली द जीन फॉर द वायरुलेंस इटसेल्फ। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वी डोंट नो द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। अभी तक भी यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करें ना, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की, तो इसके अंदर यहाँ पे हमें नहीं पता कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल है, कि जो हमारे यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफर हुआ है ना हमारा आर स्ट्रेन के पास, वो हमारा कौन सा मटेरियल है, इस चीज का हमें यहाँ पे कोई भी अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, बाद में हमारे यहाँ पे फर्दर दूसरे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे हमें यहाँ पे पता चला था कि ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ना तो इस चीज का यहाँ पे नहीं पता होता था। तो इसी को यहाँ पे अगर हम आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें यहाँ पे पता चला था कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। तो अगर हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए बात करें तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो अगर हम यहाँ पे उसी को एडवांस लेवल पे लेकर चलते हैं तो 1944 के अंदर यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फाउंड द केमिकल नेचर डीएनए ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। तो इनके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे एस स्ट्रेन होती थी, जो हमारे यहाँ पे स्मूथ जो कॉलोनी होती थी, उसी को क्या किया, यहाँ पे उन्होंने रफ कॉलोनीज के साथ उन्होंने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी कैसे नेचर की होती थी, ये हमारी एवायरुलेंट नेचर की होती थी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा एस स्ट्रेन का जो एक्सट्रैक्ट है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली उन्होंने यहाँ पे एस एक्सट्रैक्ट कंप्लीट यहाँ पे नहीं लिया, उसको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एस स्ट्रेन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि इसके अंदर कोई ना कोई तो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल ऐसा जरूर है जो कि हमारा रफ कॉलोनीज यानी जो हमारी एवायरुलेंट जो हमारे यहाँ पे कॉलोनीज है उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, वायरुलेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है ना कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है वो हमारा एक्चुअल में कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन यहाँ पे उन्होंने ली थी उसको उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीसेक्राइड लिए। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड को उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे पॉलीसेक्राइड लिए, पॉलीसेक्राइड के साथ उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे रफ कॉलोनीज थी उनको यहाँ पे लिया,
और उनके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे हमारे पॉलीसेकेराइड है ना, वो सिर्फ यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हुए हैं। बाकी के जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लिपिड है, जो डीएनए है, जो प्रोटीन है, उसके अलावा जो यहाँ पे आरएनए है, वो यहाँ पे हमारे यूं के यूं है, लेकिन यहाँ पे हमने जो पॉलीसेकेराइड है वो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए। अब जब हमने यहाँ पे ये वाली कंडीशन ली तो यहाँ पे हमारा जो माउस है उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो तो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल अगर हमारे यहाँ पे पॉलीसेकेराइड ही होता तो वो तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर वही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी नहीं चाहिए थी, और अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है तो वहाँ पे हमारा जो माउस है वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर जाना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हो गया कि पॉलीसेकेराइड तो यहाँ पे हमारे जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिपिड, यहाँ पे हमने क्या किया, लिपिड को यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी हमने यहाँ पे जो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये सब हमने यहाँ पे यूं के यूं रखे हैं। लिपिड हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। लिपिड डिस्ट्रॉय करने के बाद भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमारी फिर भी हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे लिपिड भी हमारा एक जेनेटिक मटेरियल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल हमारे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी अब यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आरएनए को भी यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय करके देखा। बाकी यहाँ पे हमने कंपोनेंट यूं क्यों रखे, डीएनए हमने यहाँ पे यूं क्यों रखा, हमने यहाँ पे प्रोटीन रखा, पॉलीसेकेराइड रखा, लिपिड भी रखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल हमारा यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, यानी कि हमारा आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रोटीन देखा। प्रोटीन को यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रॉय करके चल रहे हैं तो भी हमारे यहाँ पे माउस की डेथ हो रही है, तो इसका मतलब प्रोटीन भी हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल हमारे यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद लास्ट हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया आपके पास, यानी कि हमने यहाँ पे आरएनए को भी रख लिया, प्रोटीन को भी रख लिया, पॉलीसेकेराइड को भी रख लिया और लिपिड को भी रख लिया, लेकिन डीएनए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब हमने यहाँ पे डीएनए को डिस्ट्रॉय किया ना, तो हमारे यहाँ पे जो माउस है वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, जो कि हमारा एवायरोलेंट को वायरोलेंट के अंदर हमारा कन्वर्ट कर रहा था, वो हमारा क्या था, डीएनए ही था। और जैसे ही हमने यहाँ पे डीएनए को डिस्ट्रॉय किया तो ये हमारा जो एवायरोलेंट से वायरोलेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था वो हमारे यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे माइस है वो हमारे यहाँ पे यूं का यूं सर्वाइव कर रहा है। क्लियर है? तो इससे यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हो गया था कि जो हमारा डीएनए है वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होगा, जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पे हमारा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा हर्सी एंड चेज का जो हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। इनके अंदर उन्होंने क्या किया था, इन 1952, यहाँ पे आपको ईयर्स भी याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन 1952 हर्सी एंड चेज परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट दैट एडेड टू द वेट ऑफ एविडेंस दैट जीन्स वर मेड ऑफ द डीएनए। अब जो यहाँ पे हर्सी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म कर रहा था, वो हमारा कंफर्म कर रहा था कि जो हमारा डीएनए है ना वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, जो कि कैरेक्टर्स को यहाँ पे हमारा ट्रांसफर करके चलता है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द बैक्टीरिया फेज कॉल्ड T2। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया फेज कौन सा होता है, दैट इनफेक्ट द बैक्टीरियम एस्कर्सिया कोलाई। और कौन सा बैक्टीरियम हमें यहाँ पे यूज किया था, कौन सा था हमारे यहाँ पे, ई कोलाई। तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया फेज लिया, और उसके अंदर जैसे कि आपको पता है जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया फेज है उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या फिर दो हमारे यहाँ पे मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल तो नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके होंगे। एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वॉल होगी, जो प्रोटीन कोटिंग हो यहाँ पे होती है, प्रोटीन कोटिंग। और जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के अंदर हमारे यहाँ पे हमें कौन सा यहाँ पे हमें हमारा एलिमेंट देखने को मिलता है, सल्फर एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक या फिर जो हमारे यहाँ पे डीएनए है, डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, डीएनए के अंदर हमारा होता है फॉस्फोरस। जैसे कि आगे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे भी हम बात करेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है ना उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फॉस्फोरस में देखने को मिलता है। तो जो यहाँ पे हर्सी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उनके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक बार तो उन्होंने जो यहाँ पे प्रोटीन है उसको यहाँ पे रेडियो लेबल कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे इन्फेक्ट करवाया एक बैक्टीरिया के साथ। तो बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट कर रहा था तो क्या हुआ होगा, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि हमारा कैरेक्टर्स को पास कर रहा है वो क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया के पास चला जाएगा। अब बैक्टीरिया को जब उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया तो बैक्टीरिया के अंदर उनको यहाँ पे कोई भी रेडियो लेबलिंग नहीं देखने को मिली, यहाँ पे उनको रेडियो लेबलिंग नहीं देखने को मिलती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेडियो लेवल हमने यहाँ पे अभी तक किया था, हमने जो प्रोटीन यहाँ पे रेडियो लेबल किया था वो तो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा प्रोटीन अगर ट्रांसफर होता, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियो लेवलिंग जरूर यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो रेडियो लेवलिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ पे रेडियो लेवल का पार्ट था वो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे प्रोटीन को तो यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल रखा, लेकिन जो डीएनए है ना, डीएनए के अंदर हमारा जो फॉस्फर है वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियो लेवल कर दिया। अब उनको यहाँ पे इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया के साथ, और जब यहाँ पे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया
तो यहाँ पे उनको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया है वो हमारा कैसा हो गया, रेडियो लेवल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर वो हमारा यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, फॉस्फोरस ही तो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और फॉस्फोरस किसके पास था, डीएनए के पास था, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है ना वो हमारा कौन हो रहा है, डीएनए हो रहा है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे क्लियरफाई हो गया था कि जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा, ना कि प्रोटीन, आरएनए। हाँ, कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं पे हमारा आरएनए भी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, लेकिन प्रोटीन तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और मेजर जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, डीएनए रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए की स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे किस टाइप की होती है, किन्तों ने कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारा रोल रहा था उसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द डीएनए, जो हमारे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल मॉडल था डीएनए का, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन एंड वाइकिंस स्टडीड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द डीएनए पुल्ड आउट इनटू द थिन फाइबर्स। दे यूज द एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये टेक्निक आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज की गई थी इसकी स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, टू स्टडी द डीएनए स्ट्रक्चर इन विच द बीम ऑफ पैरेलल एक्स-रेज इज एम्ड एट द मॉलिक्यूल। फर्दर वॉटसन एंड क्रिक एनालाइज द फ्रैंकलिन रिजल्ट। यहाँ पे क्या था कि फ्रैंकलिन थे और एक वाइकिंग से उनके यहाँ थे, तो वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि डीएनए का यहाँ पे उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया और उसको यहाँ पे उनको क्या कर दिया, थिन फाइबर के अंदर उनको यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। एक थिन फाइबर यहाँ पे उन्होंने डीएनए का लिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्स-रेज इनके ऊपर यहाँ पे इनके ऊपर डाली, और जब यहाँ पे एक्स-रे इनके ऊपर डाली तो यहाँ पे जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने यहाँ पे इनके रिजल्ट को एनालाइज किया, और एनालाइज करके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारा डीएनए था उसका एक थ्री डायमेंशनल मॉडल यहाँ पे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्री डायमेंशनल मॉडल जो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था वो किन्होंने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, और रिजल्ट किसके थे, वो वहाँ पे फ्रैंकलिन के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे हमने डीएनए सैंपल को लिया और इसके ऊपर हम जब जो हमारी एक्स-रेज है वो इसके ऊपर यहाँ पे हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे फिल्म है ना उसके ऊपर में कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यही हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसी टाइप का तो स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला था कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, टू हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हमें दो हेलिकल देखने को मिलेंगे और वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमारे यहाँ पे बाउंड रहते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा होता है। तो अगर हम यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर की फर्दर आगे बात करते हैं तो डीएनए हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स। बोथ स्ट्रैंड डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री मेजर कंपाउंड्स, डीऑक्सीराइबोस, शुगर, नाइट्रोज बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर हमारे यहाँ पे तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, एक हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा, एक हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होगा। द बैकबोन ऑफ द ईच स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ द अल्टरिंग शुगर एंड फॉस्फेट रेजिड्यू। द बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड। जो हमारे बेसिस यहाँ पे होते हैं वे हमारे कहाँ पे होंगे, अंदर की तरफ होंगे। जो बैकबोन यहाँ पे होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, अल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट रेजिड्यू की। In DNA, four different nitrogen bases are found: adenine, thymine, cytosine and guanine। यहाँ पे हमारे जो बेसिस रहेंगे ना वो हमारे चार टाइप के होते हैं, जो कि हमारे कौन कौन से होंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और इनको हम यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है प्यूरिन और एक हमारे यहाँ पे होता है pyrimidine। वो हम आगे यहाँ पे बात करके चलते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल हमारे यहाँ पे कंसिडर हम कर सकते हैं वो हमारा कौन सा होता है, आरएनए। आरएनए हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे यहाँ पे आरएनए और डीएनए के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा क्या रहेगा कि आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड होगा, जो डीएनए था वो हमारा कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड था। और जो हमारे यहाँ पे शुगर होता है ना, जैसे कि आरएनए की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरएनए के अंदर हमारा जो शुगर होता है वो हमारा कौन सा होता है, राइबोज शुगर। और डीएनए के अंदर हमारा कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स। ये हमारे यहाँ पे डबल हेलिक्स नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ पे हमारी सिंगल हेलिक्स रहेगा। यहाँ पे हमारी कोई भी ट्विस्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे हमारी एक ही चेन रहेगी। ठीक है, डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री मेजर कंपाउंड। ये भी हमारे यहाँ पे तीन मेजर कंपाउंड का बना होगा। एक तो हमारे यहाँ पे शुगर, लेकिन शुगर अब की बार हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, राइबोज शुगर। डीएनए के अंदर हमारी कौन सी होती थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, बाकी के जो दो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट है वो हमारे यहाँ पे सिमिलर होंगे। एक हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा और एक हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड। जो हमारे यहाँ पे बेसिस होते हैं उनके अंदर यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारा डीएनए था, डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे क्या थे, डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे होते थे एडेनिन, ठीक है, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए के लिए, यहाँ पे हमारा आरएनए आएगा ये,
तो आरएनए के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एडेनिन होगा हमारे यहाँ पे, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यूरासिल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा साइट ग्वानिन और एक हमारे यहाँ पे साइटोसिन। तो बाकी तो जो हमारे यहाँ पे 3 बेसिस है वो तो हमारे यहाँ पे दोनों के अंदर सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो आएगा वो हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारे यहाँ पे थाइमिन था, थाइमिन की जगह हमें आरएनए के अंदर क्या देखने को मिलता है, यूरासिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, आरएनए हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी डीएनए है उसकी जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगी। तो कंपोजिशन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे डीएनए के अंदर, तो यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग मेजर कंपोनेंट थे, एक हमारे यहाँ पे शुगर था, एक हमारे यहाँ पे बेस था और एक हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड था। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें शुगर के लिए, इन डीएनए पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर व्हाइल आरएनए पोजेज राइबोज शुगर। पीछे हमने बताया था कि जो हमारा डीएनए होगा, डीएनए के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे राइबोज शुगर। ये हमारा डीएनए के लिए और ये हमारा आरएनए के लिए। अब इनकी अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारा सिंपली एक कंपाउंड का हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे शुगर है, ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारा कार्बन फर्स्ट हो गया, ये हमारा कार्बन सेकंड हो गया, तो जो कार्बन सेकंड है ना, कार्बन सेकंड के पास यहाँ पे हमारा क्या होता है, खाली हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे राइबोज है, राइबोज के पास यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, इसकी जगह हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी गैस। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल है, OH है यहाँ पे, OH से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया ना, तो रिमूव करने के मतलब क्या हो गया, डी। ठीक है, और किसको रिमूव किया, ऑक्सीजन को, तो ये हमारा क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज। जब हमने यहाँ पे इस O को रिमूव कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज। और ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारा राइबोज जो होगा वो हमारा किसके अंदर हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि जो डिफरेंस आया ना वो हमारा किस पोजीशन पे आया है, जो हमारा कार्बन सेकंड है। ठीक है, कार्बन सेकंड पे जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन था वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, β2 डिऑक्सी डी राइबोज। ये नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ पे राइबोज होगा ना, यहाँ पे जो हमारा शुगर होगा यहाँ पे, वो हमारा कौन सा होता है, बीटा डी राइबोज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, β2 प्राइम डीऑक्सी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डीऑक्सी हुआ है, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, वो हमारी कौन सी पोजीशन से हुआ है, सेकंड प्राइम। ठीक है, डी राइबोज। राइबोज शुगर कंटेन हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप इन द सेकंड पोजीशन, डीऑक्सीराइबोज लैक ऑक्सीजन एंड सिंपली हैज ए हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे बेसिस रहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको कि जो हमारे यहाँ पे बेसिस होते हैं वे हमारे मेजरली 2 टाइप के होंगे, एक हमारा प्यूरिन होता है, एक हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन होगा। प्यूरिन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पिरिमिडिन हमारे कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन है, तो प्यूरिन हमारे यहाँ पे क्या हो गए, डबल रिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग। जो हमारे पिरिमिडिन होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे प्यूरिन है ना, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, और प्यूरिन के साथ जब हमारे यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन स्पेसिस की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे 6 पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट रिंग थी ना हमारे यहाँ पे, अगर 6 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हमारा अगर हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया, 6 अमीनो प्यूरिन, और इसी को हम यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं, एडेनिन, जो इसका कॉमन नेम रहेगा। ठीक है, उसी की तरह अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेकंड पोजीशन के ऊपर अगर हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप हो, और 6 पोजीशन के ऊपर अगर हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है तो वो हमारा क्या हो गया, 2 अमीनो 6 ऑक्सोपुरिन, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्वेनिन। तो जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन है, प्यूरिन के हमारे यहाँ पे 2 टाइप हो सकते हैं, एक हमारे यहाँ पे एडेनिन और एक हमारे यहाँ पे ग्वेनिन। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, पिरिमिडिन होगा। पिरिमिडिन हमारे यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन, और 6 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे अगर हम ऐड कर देते हैं अमीनो ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2-ऑक्सो-4 अमीनो पिरिमिडिन, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइटोसिन। सिमिलरली हमारे यहाँ पे एक थाइमिन होगा, एक हमारे यहाँ पे यूरासिल होगा। तो इनके यहाँ पे कॉमन नेम और आपके यहाँ पे जो इनके केमिकल नेम है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन है, प्यूरिन हमारे यहाँ पे 2 टाइप के थे, एक हमारे यहाँ पे एडेनिन और एक हमारे यहाँ पे ग्वेनिन। पिरिमिडिन हमारे यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिडिन एंड यूरासिल। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे किसके अंदर होती है, प्यूरिन के अंदर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन के अंदर। इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वेनिन, प्यूरिन के अंदर हमारे यहाँ पे एडेनिन और ग्वेनिन होते हैं, पिरिमिडिन के अंदर हमारे यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल होगा। जो हमारे प्यूरिन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, अटैच टू शुगर थ्रू द नाइट्रोजन 9 ग्रुप। जो हमारा प्यूरिन जो होगा ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो हमारे यहाँ पे बेस रहेगा। ठीक है, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे शुगर होगा, शुगर के साथ किस ग्रुप के साथ हमारा अटैच होगा, जो नाइट्रोजन 9 होगा, इस ग्रुप के साथ हमारा ये क्या रहेगा, जो हमारा शुगर की हमने पीछे बात की थी ना, जो हमारे यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज या फिर जो राइबोज थे, तो इनके साथ ये कौन से ग्रुप के साथ हमारा अटैच होगा, जो हमारा नाइट्रोजन 9 यहाँ पे रहेगा। जबकि जो हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन होते हैं ये हमारे किसके थ्रू अटैच होंगे, नाइट्रोजन 1 के थ्रू।
ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन होगा, इसके अंदर हमारे यहाँ पे 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनकी पोजीशन भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, और नाइट्रोजन 9 के थ्रू ये क्या था, शुगर के साथ अटैच था। जो हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन थे, इनके अंदर हमारे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, एक हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, एक हमारे यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर, 1 एंड 3। ठीक है, और जो नाइट्रोजन 1 था, उसके थ्रू क्या होता है, हमारे यहाँ पे अटैच होगा शुगर के थ्रू। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हमारे नाइट्रोजन बेस होंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे शुगर और बेस है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, ये हमारा क्या था, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये हमारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, अगर हमारा यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू या फिर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू अगर यहाँ पे हमारा अटैच हो रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शुगर हो गया, ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट हो गया, ये हमारे यहाँ पे जो बेस था। ठीक है, 3 हमारे यहाँ पे कंपोनेंट थे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, टू रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, प्यूरिन होगा। और प्यूरिन के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारा नाइट्रोजन 9 होगा, वो हमारा शुगर के थ्रू यहाँ पे अटैच होगा। तो जो हमारा यहाँ पे बेस और जो हमारे यहाँ पे शुगर, इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। और जो हमारे यहाँ पे जो शुगर है, वो हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और एक जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड जो हमारे यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो गया। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, वो हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये हमारा कौन सा था, फॉस्फोएस्टर। ये हमारा कौन सा था, फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे हमारी एक चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को हमने यहाँ पे शो किया है। एक हमारा ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक हमारा ये बड़ा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, nucleotide are joined together to each other in the polynucleotide chain through the 3' hydroxyl or the of the 2' deoxyribose of the one nucleotide and the phosphate attached to the 5' hydroxyl of the another nucleotide. The phosphate group negatively charged at the pH 7. देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ना हमारे यहाँ पे, इसके पास ये हमारा कौन सा ग्रुप होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे शुगर होता था, तो शुगर के पास ये वाली पोजीशन हमारी कौन सी होती थी, 3' होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 3'। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है यहाँ पे 5'। जैसे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 5', और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट हमारे अटैच होते हैं। तो ये हमारी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 5', और दूसरी हमारे यहाँ पे कौन सी थी, 3'। तो ये हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो फॉस्फेट लिंकेज होगी, वो हमारे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, 3' to 5'। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे डीएनए है, उसकी स्ट्रक्चर के लिए ही, तो डीएनए स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप की रहेगी। ये हमारे यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हमारे यहाँ पे होते हैं, जिसको हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide chain wound around each other in a right-handed double helix. The 2 chain of the are anti-parallel, so opposite polarity, which means that the 2 strands are oriented in the opposite direction. One chain in the 5' to 3' and other is in the 3' to 5'. The sugar phosphate backbone are on the outside of the double helix with the basis oriented toward the central axis. ये हमने यहाँ पे पॉइंट आपको पहले ही बताया था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारी बैकबोन बनी होगी, वो हमारे यहाँ पे किसकी होती है, जो हमारे यहाँ पे शुगर फॉस्फेट होगी। जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे बैकबोन है, ये हमारी किसकी बनी होगी, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे जो आउटसाइड यहाँ पे होते हैं, वे हमारे कौन से होंगे, यहाँ पे जो हमारे शुगर और फॉस्फेट होंगे, और जो इंटीरियर में होंगे, वे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिस हमारे यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, the bases in the each of the 2 polynucleotide chain are bounded together by the hydrogen bond. जो हमारे यहाँ पे जो बेसिस होते हैं ना, इनके बीच में जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होता है, वो हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे होता है, जैसे कि आप हम सरका फ्रूट के अंदर भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे बेसिस होते हैं ना, उसमें क्या रहेगा कि जो हमारा एडेनिन है, जो हमारा प्यूरिन है ना, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा पिरिमिडिन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। प्यूरिन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा एडेनिन है, वो हमारे यहाँ पे थाइमिन के साथ यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच होगा।
और जो हमारे यहाँ पे ग्वेनिन होगा वो हमारे क्या होता है साइटोसिन के साथ हमारे यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच होगा। आरएनए के अंदर क्या हो जाएगा, थायमिन की जगह हमारे यहाँ पे यूरासिल हो जाता है बस। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ए बॉन्डेड विद द थायमिन बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जो हमारे यहाँ पे ए है ना, ये हमारे यहाँ पे किसको सीन वगैरह एडेनिन को, तो एडेनिन बाउंडेड विद द थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन बाउंडेड विद द साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में डबल, और जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन है इनके बीच में यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, which means that the bases are bound with the complementary base pairing. Distance between the two base pair is 0.32 nanometer और 3.2 angstrom. Number of the base pair per turn, एक टर्न के अंदर हमारे यहाँ पे जैसे कि एक हमारे यहाँ पे टर्न हो गया ना, तो एक टर्न के अंदर जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर रहेंगे वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे 10.5. So the length of the one complete turn of the DNA is 34 angstrom. देखो एक बेस के बीच में हमारे यहाँ पे कितना डिफरेंस था 3.2 angstrom. टोटल हमारे यहाँ पे कितने बेस पेयर है 10.5, तो टोटल यहाँ पे हमारा एक टर्न के अंदर जो हमारे यहाँ पे टोटल इसका डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 angstrom. The external diameter of the helix is 2 nanometer. Because of the unequal spacing of the two sugar phosphate bond, major and minor groove are formed in the DNA helix structure. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारा ये वाला जो ग्रुप होगा ये हमारा क्या हो जाएगा माइनर ग्रुप, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है मेजर ग्रुप। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द बेस स्टेकिंग। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल जो हमारे यहाँ पे बेस स्टेकिंग होते हैं उनके थ्रू क्या होता है ये हमारे यहाँ पे स्टेबलाइज होगी। द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक व्हाइल द बेसेस आर हाइड्रोफोबिक। जो हमारे यहाँ पे बैकबोन होती है वो हमारे यहाँ पे कैसी होती है हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी, और जो हमारे यहाँ पे बेसेस होंगे जो कि इंटीरियर में होंगे वे हमारी कैसे होती है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे डीएनए होते हैं, डीएनए के हमारे यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है ए डीएनए, एक हमारे यहाँ पे बी डीएनए, एक हमारे यहाँ पे जेड डीएनए, और इनके डिफरेंसेस का आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा ए डीएनए है वो हमारा कैसा होता है शॉर्ट एंड ब्रॉड होगा, बी डीएनए हमारा लॉन्गर एंड थिनर होगा, और जेड डीएनए हमारे यहाँ पे इलोंगेटेड एंड स्लिम होगा। जो हमारे यहाँ पे एक बेस पेयर के जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होगा या फिर राइज पर बेस पेयर वो हमारे यहाँ पे कितना होगा ए डीएनए के अंदर, ये हमारे यहाँ पे 2.3 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे यहाँ पे 3.4 और ये हमारे यहाँ पे 3.8 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, राइज पर बेस पेयर ये तो हमारे यहाँ पे वही हो गया ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक बार रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है हेलिक्स रोटेशन सेंस। जो हमारा ए डीएनए होता है ये हमारे यहाँ पे राइट हैंडेड, बी डीएनए हमारे यहाँ पे राइट हैंडेड, और जो हमारा जेड डीएनए होता है ये हमारा लेफ्ट हैंडेड होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है बेस पेयर पर हेलिक्स। जो हमारे यहाँ पे एक जब हमारे यहाँ पे हेलिक्स होता है तो एक हेलिक्स के अंदर हमारे यहाँ पे कितने बेस पेयर हमारे यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा ए डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे 1, बी डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे 1 और जेड डीएनए के अंदर हमारे ये 2 रहेगा। बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स, एक जब हमारे यहाँ पे टर्न होता है तो उसके अंदर ए डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे कितने बेस पेयर हो जाते हैं अबाउट 11, बी डीएनए के अंदर हमारे अबाउट 10, और जो हमारे यहाँ पे जेड डीएनए होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे हमें 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। रोटेशन पर बेस पेयर, एक जब हमारे यहाँ पे बेस पेयर होता है तो उसके अंदर हमारे जो यहाँ पे डीएनए हेलिक्स था तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने डिग्री की ओरिएंटेशन यहाँ पे हमारी हो जाती है। जैसे कि ये हमारा कुछ इस टाइप के होगा ना, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने रोटेशन हो जाती है। तो अगर यहाँ पे उसके लिए बात करें ए डीएनए के अंदर ये हमारी कितनी रहेगी 33.6 डिग्री, 39.2 डिग्री हमारे यहाँ पे बी डीएनए के लिए, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे 6 पर 2 बेस पेयर। यहाँ पे हमारे क्या होता है कि जो हमारे दो हमारे बेस पेयर है ना वो एक दूसरे के साथ ही हमारे यहाँ पे रहेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे हो गए, फिर इसके अंदर हमारे यहाँ पे टर्न आएगा, फिर हमें यहाँ पे 2 बेस पेयर देखने को मिलेगी, फिर हमारे यहाँ पे टर्न आएगा, फिर हमारे यहाँ पे दो बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 2 बेस पेयर के साथ हमारे यहाँ पे कितना डिग्री का टर्न हो जाता है 60 डिग्री का। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पे 12 थे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोनों यहाँ पे हमारे जैसे कि टोटल हमारे 12 थे, एक बार में हमारे यहाँ पे 2 बेस पेयर आ रहे हैं, तो यानी कि हमारे टोटल कितने यहाँ पे टर्न हो जाएंगे 6 टर्न होंगे, और एक टर्न के साथ हमारे यहाँ पे 60 डिग्री हमारे यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है टिल्ट ऑफ बेस नॉर्मल टू हेलिक्स एक्सिस। तो ये हमारे यहाँ पे ए डीएनए के अंदर हमारा कितना होगा +19, बी डीएनए के अंदर हमारा -1.2, और जो हमारे यहाँ पे जेड डीएनए उसके अंदर यहाँ पे -9 डिग्री का। मेजर ग्रुप अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन के लिए बात करें तो ए डीएनए के अंदर हमारे जो मेजर ग्रुप है वो हमारे कैसे होंगे नैरो एंड डीप, बी डीएनए के अंदर हमारे ये वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ, और जेड डीएनए के अंदर ये हमारे फ्लैट एंड। माइनर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ए डीएनए के अंदर ये हमारे कैसे होंगे ब्रॉड एंड शैलो होंगे, बी डीएनए के अंदर ये हमारे नैरो एंड इंटरमीडिएट, और जो हमारे जेड होगा वो उसके अंदर हमारे ये नैरो एंड डीप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन के लिए तो ए डीएनए के अंदर हमारी कैसे होती है एंटी, बी के अंदर भी हमारे एंटी रहेंगे,
और जेड के अंदर ये हमारे कैसे होते हैं, एंटी होंगे हमारे पिरिमिडिन के ऊपर और सीन होंगे हमारे यहाँ पे प्यूरिन के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करें शुगर पकड़ कन्फर्मेशन के लिए, जो हमारे यहाँ पे शुगर जो होती है उसके जो हमारी 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, शुगर पकड़ कन्फर्मेशन। तो जो हमारे यहाँ पे एडीएनए होंगी उसके अंदर हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है, ये C3' एंडो। जो हमारा बी होगा इसके अंदर हमें कैसे देखने को मिलते हैं, C2' एंडो। और जो हमारे यहाँ पे ZDNA होगा उसके अंदर हमें कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे C2' एंडो फॉर द पिरिमिडिन एंड C3' एंडो फॉर द जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन होंगे। ठीक है, तो ये केस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। अगर मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक मतलब यहाँ पे राइज पर बेस पेयर, जो हमारे यहाँ पे पर बेस पेयर के साथ जो हमारे यहाँ पे रोटेशन हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे हेलिक्स रोटेशन हमारी यहाँ पे रहेगी, उसके साथ हमारे यहाँ पे जो मेजर और माइनर ग्रुप की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, ग्लाइकोसाइल कन्फर्मेशन, और जो हमारी यहाँ पे शुगर पकड़ कन्फर्मेशन थी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर याद में रखने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सार्गफ रूल होता है, जो कि हमारा डीएनए के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल है हमारे यहाँ पे हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द बेसिस। जो हमारे यहाँ पे डीएनए के अंदर जो हमारे अलग अलग बेसिस जो होते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटेटिव यहाँ पे रिलेशनशिप रहेगा वो हमारे यहाँ पे कौन बताता है हमें, सार्गफ रूल। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द डीएनए बेस जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। जो हमारे यहाँ पे बेसिस का कंफर्मेशन रहेगा ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वन स्पीसीज टू अनदर हमारे यहाँ पे वेरी करता रहता है। डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम स्पीसीज पोजेस द सेम बेस कंपोजिशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक ही हमारे यहाँ पे स्पीसीज है और एक ही स्पीसीज के अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल ले रहे हैं, तो उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे बेस कंपोजिशन होगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एडेनिन और जो हमारे यहाँ पे जैसे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे एडेनिन और जो हमारे यहाँ पे थाइमिन, जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन, जो हमारे यहाँ पे साइटोसिन, तो इनकी जो यहाँ पे बेस कंपोजिशन रहती है कि ये हमारा कितने परसेंट है, ये हमारा कितने परसेंट है, तो ये जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे कंपोजिशन जो होती है वो हमारी एक ही स्पीसीज के अंदर तो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके अंदर तो ये सेम रहेगा। एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो जहाँ पे हमारा बेस कंपोजिशन सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरी स्पीसीज की बात करूँ तो उनके अंदर ये हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा। जो हमारा वाई है वो हमारा ए और बी के साथ जो इनकी यहाँ पे बेसिस कंपोजिशन होगी वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद द बेस कंपोजिशन ऑफ द डीएनए इन ए गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विद द ऑर्गेनिज्म एज चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशनल स्टेट। नंबर ऑफ द एडेनिन बेस इज इक्वल टू द थाइमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू द ग्वानिन। देखो हमने क्या बताया कि जो हमारा एडेनिन है वो हमारा किसके साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा किसके साथ बनाता था, ये थाइमिन के साथ। जो हमारा साइटोसिन है ये हमारा किसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता था, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन के साथ। तो इतना तो यहाँ पे देखो हमें वैसे भी कंफर्म है कि जहाँ पे भी हमारा एडेनिन होगा तो ये हमारा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ ही। तो जितने हमारे एडेनिन होंगे उतने ही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, थाइमिन भी होंगे। जितने हमारे एडेनिन उतने ही हमारे यहाँ पे थाइमिन। ये हमारा यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हमारा किसका सिंबल है, इक्वल के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे जितने हमारे यहाँ पे साइटोसिन होंगे उतने ही नंबर हमारे यहाँ पे किसके होंगे, ग्वानिन के भी होंगे, क्योंकि साइटोसिन किसके साथ यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ग्वानिन के साथ। तो यहाँ पे एक तो हमारा रूल क्या हो जाएगा कि जितने हमारे यहाँ पे एडेनिन होंगे उतने हमारे यहाँ पे ग्वानिन सॉरी थाइमिन होंगे, और जितने हमारे यहाँ पे साइटोसिन होंगे उतने हमारे यहाँ पे ग्वानिन भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने क्या बताया अभी, यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारे एडेनिन होंगे वे हमारे किसके इक्वल होंगे, थाइमिन के इक्वल। जो हमारे ग्वानिन होंगे वे हमारे किसके इक्वल होंगे, साइटोसिन के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे ऐड करके चले, तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस जी अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो वो मेरा किसके इक्वल होगा, t प्लस सी के इक्वल। और जो हमारे a प्लस जी है ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये तो हमारे प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थाइमिन जो पिरिमिडिन होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी केस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी हमारी स्पीसीज का है, तो उसके अंदर हमारी एक कंडीशन तो जरूर होगी कि जो हमारे प्यूरिन होंगे वे हमारे किसके इक्वल होंगे, पिरिमिडिन के इक्वल होंगे। सेकंड, देखो टोटल हमारे यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, 100% होगा। अब प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों एक दूसरे के इक्वल है और यही हमारे यहाँ पे बेसिस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 50% हमारे यहाँ पे प्यूरिन होंगे और 50% ही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, पिरिमिडिन। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, ये तो हमने यहाँ पे बता ही दिया, a प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। और अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आता है, कई बार आपको क्या देंगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे पूछ लेंगे कि a प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी। ठीक है, अगर आपको ये वाली कंपोजिशन अगर पूछी होती है, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, देखो ये हमारे a प्लस जी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, a प्लस जी हमारे यहाँ पे होते हैं प्यूरिन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पिरिमिडिन। और हमने क्या बताया कि जो हमारे एडेनिन है वो हमारे किसके इक्वल होंगे, प्यूरिन के इक्वल।
ये हमारे यहाँ पे एक दूसरे से कैंसल आउट, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इनकी जो रेशो रहेगी ना, वो हमारी किसी भी स्पीसीज के अंदर वो हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि a प्लस टी हमने यहाँ पे कर दिया डिवाइडेड बाई g प्लस सी हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये जो हमारी यहाँ पे रेशो होती है ना, ये हमारी क्या रहेगी, पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर हमारी यहाँ पे स्पेसिफिक ही होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें रेशो ऑफ a प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीसीज। अगर यहाँ पे जैसे कि ह्यूमन के लिए बात करें, तो ह्यूमन स्पर्म के अंदर जो यहाँ पे हमें a प्लस टी और c प्लस जी की जो हमारे यहाँ पे रेशो रहेगी, वो हमारी कितनी होगी, 1.7। अब आपको ना यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो रेशो है वो कौन सी पूछी गई है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें a प्लस टी के लिए डिवाइडेड बाई सी प्लस जी, तो ये तो हमारी रेशो क्या रहेगी, 1.7 रहेगी, 1.67। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये अगर रेशो दे देते सी प्लस जी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिवर्स हो गया। और रिवर्स होने से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 1.67 था डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे अगर रेशो को हम यहाँ पे चेंज करके चल रहे हैं, रिवर्स अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा 1/1.67। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और बाकी आपको मैक्सिमम केसेस के अंदर जो यहाँ पे रेशो पूछी जाती है, वो हमारी कौन सी टाइप की होगी, कुछ a प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी की। ठीक है, तो कौन के अंदर ये हमारी क्या रहेगी रेशो, 1.04, ड्रोसोफिला के अंदर 1.22, यूग्लेना यूग्लेस के अंदर हमारे पे 0.88, और जो एस्कर्सिया कोलाई है उसके अंदर ये हमारी कितनी रहेगी, 1 की इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, शार्गफ रूल हो जाता है। और शार्गफ रूल आपको यहाँ पे जरूर याद करके जाना, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करके जाना, इसके न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि शार्गफ रूल के ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो डीएनए है उसकी डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के लिए। व्हेन ए डीएनए सॉल्यूशन इज हीटेड, then non-covalent forces that hold the two DNA strands together break. Due to this breaks, the two strands come apart in a process known as the DNA denaturation और DNA melting. जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर हम यहाँ पे इसको गर्म कर देते हैं, हीट कर देंगे, तो इनके बीच में जो हमारे यहाँ पे बेसिस के बीच में जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ए और टी के बीच में जहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड था, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड था, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इनके ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे दोनों स्टैंड थे वे हमारे एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। और अगर ये हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं, बाउंड होना एक दूसरे के साथ यहाँ पे हमारे बाउंड होना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनेलिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे हमारी टर्म होगी। मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द डीएनए स्ट्रैंड आर हाफ डीनेचर्ड। ये हमारा वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर हमारा जो डीएनए है ना, वो जैसे कि हमारे यहाँ पे टोटल 100 बेस पेयर का हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड था, वो हमारा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे 100 बेस पेयर एक दूसरे से हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। द हायर इज द डीएनए जीसी कंटेंट, द हायर इज द टीएम। देखो यहाँ पे हमारे सिंपल सी बात है, हमने बताया कि जो हमारा जी और सी है इनके बीच में हमारे यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ए और टी के बीच में हमारे यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और इतना ही टेम्परेचर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे जीसी कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगी, और उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। बस तो यही हमने यहाँ पे बताया, हायर द जीसी कंटेंट हायर विल बी द टीएम, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड द फॉर्माइडाइड or high pH disrupt the hydrogen bonding between the DNA strand and promote the denaturation. Lowering the salt concentration of the DNA solution also added denaturation by removing the ions that shield the negative charges on the two strands from each other. When heated solution of the denatured DNA are slowly cooled, single strands often meet their complementary strand and reform the regular double helical structure. This process is known as the renaturation or the annealing. ठीक है, जब ये हमारे एक दूसरे के साथ बाउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनेलिंग या फिर रीनेचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप मेल्टिंग टेम्परेचर का जो हमारा फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ये हमारा किसके इक्वल रहेगा, a प्लस टी को यहाँ पे हम 2 के साथ प्लस में जो हमारा सीजी कंटेंट होगा उसको हम यहाँ पे 4 के साथ मल्टीपल करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारे यहाँ पे एडेनिन होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे थाइमिन होंगे, उनको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 के साथ मल्टीपल, प्लस में जो हमारे यहाँ पे जीसी होगा उसका कंटेंट को हम यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करके चलते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि जीसी के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसी के लिए यहाँ पे हमारे ये यहाँ पे क्या रहेगा, 4 आ जाएगा, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हाइपोक्रोमिस्ट्री के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द स्ट्रैंड स्प्रेशन और मेल्टिंग इज मेजर्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डीएनए सॉल्यूशन एट द 260 नैनोमीटर। जो हमारा डीएनए होता है ना, ये हमारा किस वेवलेंथ को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, 260 नैनोमीटर को।
और जो हमारे यहाँ पे हम डीनेचुरेशन की जो बात कर रहे थे, उसको हम किसके थ्रू यहाँ पे मेजर करते हैं, हाइपरक्रोमेस्ट्री के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड absorb light 260 nanometer wavelength because of the electronic structure of the bases. But when the two strands of DNA come together, the close proximity of the DNA bases in the two strands quenches some of the absorbance. When the temperature of a solution of the DNA raised near to its boiling point of the water, the optical density called the absorbance at the 260 nanometer markedly increase, a phenomenon known as the hyperchromacy. देखो जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे, अगर ये हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड में रहेंगे तो ये हमारे क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे एब्जॉर्बेंस थी 260 नैनोमीटर की, वो हमारे यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि जो इनके नेगेटिव चार्ज थे, जो बेसिस यहाँ पे थे, वो हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ हो गए। जो हमारे यहाँ पे बेसिस थे ना, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है 260 नैनोमीटर वेवलेंथ को यहाँ पे अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब बेसिस हमारे कहाँ पे हो गए, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हमारी जो अब्जॉर्बेंस है वो हमारी कम हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी डीनेचुरेशन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों स्ट्रैंड हमारे एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेपरेट होंगे तो जो बेसिस होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज होने से क्या होगा, 260 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये उतनी ज्यादा यहाँ पे अब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उसको हम यहाँ पे डिफाइन करके चलते हैं कि जब हमारे यहाँ पे वेव हमारे यहाँ पे हाफ डिनेचुरेशन हो जाएगी तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो सी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द डीएनए इन ए पिकोग्राम इन ए हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ए गिवन स्पीसीज। हमारे यहाँ पे कोई गिवन स्पीसीज है, उसके हैप्लॉइड जीनोम के अंदर कितना पिकोग्राम हमारे यहाँ पे डीएनए कंटेंट है, तो वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, सी वैल्यू। आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है कि ये हमारा पिकोग्राम के अंदर होता है और ये हमारा हैप्लॉइड जीनोम के लिए होगा। It is assumed that the organism DNA content increases with the organism physical complexity. For example, mouse and human haploid cell contain more than 100 times more DNA than the yeast haploid cell. देखो सी वैल्यू हमारी क्या होती है, सी वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे किसी भी हैप्लॉइड जीनोम के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉइड जीनोम के अंदर कितना पिकोग्राम हमारे यहाँ पे डीएनए है। अब नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे लार्ज हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज होगा, पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे सी वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे कंटेंट होगा। लेकिन ये हमारा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे लार्ज एनिमल है, लार्ज इंडिविजुअल है तो यहाँ पे हमारी सी वैल्यू भी ज्यादा ही होगी, ऐसा कोई यहाँ पे पर्टिकुलर रूल ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स। द फैक्ट दैट द सी वैल्यू ऑफ ए गिवन स्पीसीज इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द जेनेटिक मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज। This C value paradox is probably explained by the extra gene, but by the extra non-coding gene। जो हमारे यहाँ पे सी वैल्यू जो हम यहाँ पे ज्यादा कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ज्यादा होने का मतलब यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जीन ऐड हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा जीन अगर ऐड होंगे तो उतनी हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जीन की वजह से यहाँ पे हमारा डीएनए कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि एक्स्ट्रा यहाँ पे जो हमारा डीएनए कंटेंट जो इंक्रीज हो रहा है ना, जो सी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वो हमारी किसकी वजह से हो रही है, बाय एक्स्ट्रा नॉन कोडिंग डीएनए। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे यहाँ पे जो नॉन कोडिंग डीएनए है ना, जो कि पर्टिकुलर जीन को या फिर प्रोटीन को यहाँ पे हमारे कोड कर ही नहीं, उनका कंटेंट बस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स, कि यहाँ पे हमारा कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे हमारा जितना ज्यादा डीएनए कंटेंट होगा उतना ही हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, कई केसेस के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल है अगर उसका यहाँ पे साइज ज्यादा हो गया, अगर वो हमारे यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो भी यहाँ पे ज्यादा हो गया। लेकिन ये हमारा कोई पर्टिकुलर इनके बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे हमारा ज्यादा कंटेंट होगा तो ज्यादा यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सी वैल्यू पैराडॉक्स। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए टोपोलॉजी के लिए। डीएनए टोपोलॉजी स्टडी द शेप एंड द पाथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स इन ए 3-dimensional स्पेस। In a circular DNA molecule, there are several times the chain can twist about each other and cannot change. The number of the time one strand would have to be passed through the other strand for the two strand to be entirely separated is called the linking number। देखो यहाँ पे हमारे दो एग्जांपल दिखाए गए हैं, जैसे कि जितने भी टाइम हमारे यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड को यहाँ पे हमारा पास करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 टाइम क्रॉस कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, लिंकिंग नंबर। तो ये हमारा कितनी बार यहाँ पे एक दूसरे को पास कर रहे थे, एक बार, तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कितनी बार यहाँ पे इसको कवर कर रहा है, जिसकी 1 टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे हमारा लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लिंकिंग नंबर इज ए इनवेरिएंट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोवेलेंट क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। अगर हमारे पास यहाँ पे कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है तो उसका जो यहाँ पे लिंकिंग नंबर होगा वो हमारा कैसा प्रॉपर्टी होगा, इनवेरिएंट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगा।
मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो लिंकिंग नंबर है ना वो हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होगा जब तक कि हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो हमारे यहाँ पे ब्रेक ना हो जाए। द लिंकिंग नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है, ये हमारा कभी पॉइंट्स में नहीं होगा, ये हमारा एक इंटीजर में ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है द लिंकिंग नंबर इज द सम ऑफ द जियोमेट्रिकल कंपोनेंट कॉल्ड द ट्विस्ट एंड ब्रीथ। जो हमारे यहाँ पे लिंकिंग नंबर होता है ना ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारे यहाँ पे ट्विस्ट और ब्रीथ के इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल। ट्विस्ट क्या होता है, अब यहाँ पे ट्विस्ट इज द नंबर ऑफ हेलिकल टर्न ऑफ वन स्ट्रैंड अबाउट द अदर, और वी कैन से द नंबर ऑफ द टाइम वन स्ट्रैंड कंप्लीटली रैप अराउंड द अदर स्ट्रैंड। जो हमारा एक स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर हमारे यहाँ पे कितने टाइम हमारे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोलेंगे। अब एक हमारे यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड है, अब ये खुद के ही अराउंड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो एक हेलिक्स है ना वो एक दूसरे, जो हमारे दो हेलिक्स है वो एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे हमारे बाउंड हो रहे हैं, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो एक स्ट्रैंड है ना वो अपने ही ऊपर यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे कवर अप होने लग जाए तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो वृत्त होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो। लेकिन यहाँ पे हमारे जो वृत्त नंबर होंगे ना ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा वृत्त नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। द ट्विस्ट कैन बी इजिली डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ द टाइम द टू स्ट्रैंड क्रॉस ईच अदर। Twist is the right-handed helix are defined as the positive such as the linking number of the DNA have a positive value, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारे जो क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिथ हो गया, जीरो है यहाँ पे, ठीक है। और इनका सम हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होगा, लिंकिंग नंबर के ऊपर, ठीक है। और लिंकिंग नंबर हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे उनको यहाँ पे हम ब्रेक नहीं कर देते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है जो हमारा लिंकिंग नंबर है, इसका हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ट्विस्ट इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रिथ। Under relaxed condition, the linking number is equal to the twist because relaxed condition read is equal to the zero। जो हमारा रिलैक्स कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लिंकिंग नंबर होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, ट्विस्ट के इक्वल। क्योंकि जो हमारी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन होगी उसके अंदर हमारा रिथ तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रेस्ट कंडीशन है तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा जो रिथ होगा ना वो तो हमारा जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे लिंकिंग नंबर है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, ट्विस्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर यहाँ पे हमारी कोई स्ट्रेन होगी जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे फॉर्मूला है ना वो हमारे यहाँ पे काम आने लग जाएगा, ठीक है। अंडर फुली रिलैक्स्ड कंडीशन द लिंकिंग नंबर इज रिटन एज द एलके नोट। एलके नोट जो हमारे यहाँ पे रिलैक्स्ड लिंकिंग नंबर है, एलके नोट फॉर सच मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ द बेस पेयर डिवाइडेड बाय द 2.5 10.5। The extent of the supercoiling is measured by the difference between the LK minus LK and the LK naught, which is called the linking difference. If the value of the linking difference is more than the zero, अगर यहाँ पे हमारा जो linking difference है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक तो रिलैक्स कंडीशन थी, एक हमारे यहाँ पे जब स्ट्रेन हुई, तो जब हमारे यहाँ पे स्ट्रेन हो जाएगी और जो हमारे यहाँ पे इनिशियल हमारे यहाँ पे जो कंडीशन थी, अगर यहाँ पे हमारा इनका जो डिफरेंस है वो हमारे यहाँ पे अगर जीरो से ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड। और अगर ये हमारा जीरो से कम रहेगा तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली सुपरकोइलिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें सुपर हेलिकल डेंसिटी की या फिर स्पेसिफिक लिंकिंग डिफरेंस की, जिसको हम यहाँ पे सिग्मा से यहाँ पे हम शो करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स रिमूव्ड रिलेटिव टू द नंबर प्रेजेंट इन द रिलैक्स्ड डीएनए। इसका हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा, द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्योरिफाइड फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड द यूकारियोट्स आर यूजुअली नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारी लगभग इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी रहती है। थर्मोफोबाइल जो हमारे यहाँ पे थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे कैसे होते हैं, और ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन फाउंड टू हैव द पॉजिटिवली सुपरकोइलिंग। और इनके अंदर हमें कैसे यहाँ पे सुपरकोइलिंग देखने को मिलेगी, पॉजिटिव। इन positive supercoiled DNA separation requires more energy in the thermophile than in the organism whose DNA is negatively supercoiled, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे कंसीडर किए थे वो हमारे यहाँ पे एक बार उनको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे छाले का फ्लूइड होता था वहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारे एडेनिन होंगे वो हमारे थायमिन के इक्वल, जो हमारा यहाँ पे साइटोसिन कंटेंट होगा वो हमारे किसके इक्वल होता है, ग्वानिन के इक्वल। प्यूरिन हमारे किसके इक्वल होंगे, पिरिमिडिन के इक्वल। यानी कि जो हमारे यहाँ पे A प्लस जी है वो हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे C प्लस टी के। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए A प्लस जी हमारा यहाँ पे कितना होगा, 50%। और जो हमारे यहाँ पे जी C प्लस टी होगा यानी कि प्यूरिन पे हमारा 50% और जो हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन होगा वो भी हमारे यहाँ पे 50%। A प्लस सी डिवाइडेड बाई C प्लस टी हमारा किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल। A प्लस जी हमारा यहाँ पे कितना था, 50%, ये भी 50%। तो इनको अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर का हमारे यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला आपको बताया था, 2 in bracket A plus T plus 4 C plus C। उसके अलावा एक और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है मेल्टिंग टेम्परेचर का, वो हमारा क्या रहेगा, 64 प्लस 9 प्लस 0.4
परसेंटेज जीसी। अगर यहाँ पे आपको सिंपली जीसी का परसेंट दिया हो ना, तो यहाँ पे आप ये भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। -500 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर था वो हमारे किसके इक्वल था, ट्विस्ट प्लस रीथ के इक्वल। जो हमारे यहाँ पे लिंकिंग नंबर डिफरेंस था वो हमारे यहाँ पे किसके इक्वल था, एल के माइनस एल के नोट। जो हमारे यहाँ पे सुपर हेलिकल डेंसिटी होती थी वो हमारे किसके इक्वल होगी, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे इनिशियल लिंकिंग नंबर था, रिलैक्स्ड लिंकिंग नंबर। उसके अलावा अगर हमारे यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर डिफरेंस है अगर वो हमारे यहाँ पे 0 से ज्यादा होता है तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। और अगर ये 0 से कम होगा तो ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग। अंडर नेगेटिव सुपर कोइलिंग अंडर बाउंड, नेगेटिव सुपर कोइलिंग को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंडर बाउंड कंडीशन, द वैल्यू ऑफ द रीथ इज पॉजिटिव। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हमारे यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगी तो उसके अंदर हमारा जो रीथ नंबर होगा ना वो हमारा पॉजिटिव में होगा। और when the wreath is positive then the negative supercoiling is found। अगर हमारा wreath यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका मतलब यहाँ पे हमारी कैसी है, नेगेटिव सुपरकोइलिंग है। और अगर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सुपरकोइलिंग होगी, ओवरबाउंड कंडीशन होगी, तो उसके अंदर हमारा wreath होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और द wreath इज नेगेटिव व्हेन द पॉजिटिव सुपरकोइलिंग इज फाउंड। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी क्रोमोसोम यहाँ पे होगा, जो हमारा डीएनए है उसकी जो हमारी यहाँ पे पैकेजिंग होती है तो वो हमारी कैसे होती है, क्रोमोसोम आर द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। It is made up of DNA and protein. DNA gets condensed with the help of the protein and produce chromosome. So we can say that the chromosome are the condensed form of the DNA. Chromatin हमारे यहाँ पे क्या होता है, a given region of the DNA with its associated protein. Histone हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, a histone is a small essential protein found in the eukaryotes that provide structural support for a chromosome. Apart from the histone, non-histone proteins are also found in the eukaryotes. Prokaryotic cells typically have only one complete copy of their chromosome packaged in their structure called the nucleoid. Histones are absent in the prokaryotes. However, some basic proteins are present that perform their function of histone. These proteins, histone or non-histones, regulate the different processes such as the replication, translation, and transcription. DNA is associated with the histone to form a structure called the nucleosome. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डीएनए था, ये हमारा कंडेंस होकर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बनाएगा, ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंडेंस फॉर्म में। अब उसी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हिस्टोन के लिए, हिस्टोन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द यूकारियोट्स एसोसिएटेड विद द डीएनए। हिस्टोन आर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जितने भी हमने पॉइंट बताए ना सब के सब आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे हिस्टोन होते हैं वे हमारे कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। In eukaryotes, 5 major histones are found: H1, H2A, H2B, H3 and H4. In nucleosome, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर जो हमारा हिस्टोन होगा वो हमारा दो क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है, कोर हिस्टोन एंड लिंकर हिस्टोन। जो हमारे कोर हिस्टोन होंगे इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। लिंकर हमारा कौन सा होता है, H1 होगा। 2 कॉपीज ईच कोर हिस्टोन, टोटल 8 हिस्टोन। जैसे कि हमने बताया ना कि कोर हिस्टोन हमारे कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। टोटल हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 4। और हर एक हिस्टोन की यहाँ पे हमें 2 कॉपी देखने को मिलती है न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 8 हिस्टोन। 2 कॉपी ऑफ ईच कोर हिस्टोन, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे 8 हमारे यहाँ पे हिस्टोन होंगे। फॉर्म द कोर प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम कोर अराउंड विच न्यूक्लियोसोम डीएनए इज रैप्ड। H1 हिस्टोन इज फाउंड इन द न्यूक्लियोसोम कोर, हाउएवर इट इज अटैच्ड टू द लिंकर डीएनए। जो हमारा H1 होगा ना उसकी यहाँ पे हमारे सिंगल ही कॉपी होगी, ठीक है। हिस्टोन हैव हायर कंटेंट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। देखो जो हमारे हिस्टोन होते हैं ना ये इनके पास क्या होता है कि ये हमारे जो इनका कंटेंट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे किसके बने होंगे, अमीनो एसिड की। जो हमारे हिस्टोन होते हैं ना ये हमारे मेजरली किसके बने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड की। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे हिस्टोन होते हैं ना वो हमारे यहाँ पे कैसे चार्ज के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होंगे। हिस्टोन हैव हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लाइसिन और जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन होते हैं इनका कंटेंट हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है हिस्टोन के अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे इन अमीनो एसिड को भी यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो। Either lysine or arginine comprises at least 20% of the residue in each histone. Core histone are relatively small in size, about 11 to 15 kilodalton, while the linked DNA H1 is the relatively large in size, around 21 kilodalton. अब जो हमारे यहाँ पे हिस्टोन है ये तो हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस हमें यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ हमारी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल हिस्टोन है ना, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे कंजर्व जो हमारे यहाँ पे डीएनए हिस्टोन जो होगा वो हमारा कौन सा होता है, H4 होगा। मोस्ट वेरिएबल हमारा जो हिस्टोन होगा वो हमारा कौन सा होता है, H1 होगा। वेरिएंट इसके हमारे कौन कौन से होंगे, H1 डिग्री एंड H5, ये हमारे किसके वेरिएबल है, H1 के।
जो हमारा H1 हमारे यहाँ पे जो लिंकर हिस्टोन था ना उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे H2A जो हमारे यहाँ पे हिस्टोन होगा उसके हमारे यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट होते हैं, H2AX जो कि हमें ब्रोकन डीएनए के अंदर में देखने को मिलेगा, H2AZ ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, यूक्रोमेटिन के अंदर। जो हमारा H3 होता है इसके हमारे वेरिएंट कौन कौन से होंगे, CNPA जो कि हमें सेंट्रोमियर रीजन में देखने को मिलेगा, और H3.3 में कहाँ पे देखने को मिलता है, यूक्रोमेटिन के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे हिस्टोन के कुछ हमारे यहाँ पे टाइप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज की बात की है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम compacted the DNA about 6-fold. DNA is wrapped about 1.6 time around the outside of the histone octamer. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। The length of the DNA associated with the nucleosome core protein is about 147 base pair, which is an invariant property of the nucleosome in all eukaryotes. जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है ना, उस जो हमारे यहाँ पे 8 जो हमारे यहाँ पे ऑक्टामरिक स्ट्रक्चर जो होती है उसके अराउंड जो हमारे यहाँ पे डीएनए होगा ना उसके हमारे यहाँ पे टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 147 बेस पेयर अराउंड, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे द लेंथ ऑफ द लिंकर डीएनए इज वेरिएबल 20 to 60 बेस पेयर। जो हमारे यहाँ पे लिंकर जो हिस्टोन होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे जो डीएनए अटैच होता है ना वो हमारे कितना होगा यहाँ पे अबाउट 20 to 60 बेस पेयर। द लेंथ ऑफ द डीएनए एसोसिएटेड विद द वन न्यूक्लियोसोम इज अबाउट 200 बेस पेयर। देखो एक न्यूक्लियोसोम के साथ हमारा कितना होगा अबाउट 147, लिंकर के साथ हमारे यहाँ पे कितना होगा 20 to 60, और एक हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम होगा ये तो हमारा न्यूक्लियोसोमिक कोर के साथ था, जो हमारे यहाँ पे कोर हिस्टोन थे ये हमारे लिंकर के साथ था। तो टोटल जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम होगा ना जिसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 9 हिस्टोन थे, 8 हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के अंदर एक हमारे यहाँ पे जो लिंकर हिस्टोन था। तो इन 9 न्यूक्लियोसोम के साथ जो हमारे यहाँ पे जो 9 हमारे यहाँ पे हिस्टोन थे, एक जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम था, उस पूरे एक न्यूक्लियोसोम के साथ जो हमारे यहाँ पे डीएनए की लेंथ जो हमारे यहाँ पे एसोसिएटेड होती है वो हमारी कितनी होती है अबाउट 200 बेस पेयर। न्यूक्लियस ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डीएनए एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियोसोम। ये हमारे आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम था उसी के अगर हम यहाँ पे फर्दर और ज्यादा पैकेजिंग अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर यहाँ पे और भी ज्यादा कंडेंसेशन कर देंगे तो वो हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा 30 नैनोमीटर फाइबर की। न्यूक्लियोसोम कंपैक्ट फर्दर टू फॉर्म ए 30 nanometer fiber. The addition of H1 leads to the formation of a 30 nanometer fiber which make up the DNA less accessible to the different DNA dependent enzyme. There are two models for the structure of the 30 nanometer fiber, solenoid and zigzag model. Amino terminal tail of the core histone are essential for the formation of a 30 nanometer fiber structure. ये point ध्यान में रखना है। According to the recent study, the interaction between the positively charged amino acid of the histone H4 and a negatively charged region of the histone fold domain of the histone H2A is particularly responsible or important for the 30 nanometer fiber formation. The packaging of the DNA into nucleosome and the 30 nanometer fiber result in the compactation of the linear DNA of the DNA by 40 fold. ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है कि जो हमने यहाँ पे 30 नैनोमीटर के अंदर जो हमने यहाँ पे अलग अलग जो मॉडल की बात की थी ना, सोलेनॉइड और जो हमारे यहाँ पे जिगजैग मॉडल होता है, तो उसकी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। सोलेनॉइड मॉडल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, डीएनए फॉर्म ए सुपर हेलिक्स कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 6 न्यूक्लियोसोम per turn. It is composed of nucleosome disc stacked on an angle in the form of a alpha helix. The linker DNA is buried in the center of the superhelical structure. जो हमारा जिगजैग मॉडल होगा इसके अंदर हमें कैसे देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप की हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट होगी। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मॉडल न्यूक्लियोसोम फॉर्म ए जिगजैग पैटर्न with the addition of the H1 histone. Longer linker DNA favor this conformation because linker DNA passes through the central axis of the fiber in a relatively straight form. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो सेंटर है ना वहाँ पे हमें एक वैकेंट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है सेलोनॉइड के अंदर। जो हमारी जिगजैग मॉडल होगा इसके अंदर यहाँ पे हमारा कोई भी वैकेंट स्पेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे कंफर्मेशन होगी, जो हमने यहाँ पे बात की थी ना पहले हमारे यहाँ पे डीएनए था, डीएनए से हमारे यहाँ पे क्या हुआ न्यूक्लियोसोम बना, देन उसके बाद 30 नैनोमीटर फाइबर था, देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है न्यूक्लियस स्कैफोल्ड 30 nanometer form loop of 40 to 90 kb that are held at their bases by the proteinous structure referred to as a nucleus scaffold. Two classes of protein, topoisomerase 2 and SMC protein, are found to contribute to the formation of the nucleus scaffold. Combon and colleagues selectively remove histone H1 from the chromatin with a trypsin and high salt buffer and found that the yielded chromatin with a beads on a string appearance. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि beads on a
स्ट्रिंग अपीयरेंस जो होती है इसके अंदर हमारे क्या होता है कि जो बीड्स होंगे ना वो हमारी कैसी होती है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स होंगे। बीड्स हमारे यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम के लिए, और ये हमारे किसने बताया था चैम्बर एंड क्लिक्स ने, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था हिस्टोन H1 को यहाँ पे उन्होंने रिमूव कर दिया था, किसके थ्रू किया था ट्रिप्सिन और हाई साल्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस। These are the large protein complexes that affect the stability and of the histone octamer DNA interaction. These protein complexes use the energy released from the ATP hydrolysis to facilitate the change in the nucleosome location. There are three types of nucleosome changes mediated by the enzyme sliding, transferred and exchange of the H2A H3B dimer, ठीक है। यहाँ पे हमारे तीन टाइप के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, तीन टाइप के हमारे यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाएगी, यहाँ पे इजेक्शन हो जाएगा और एक हमारे यहाँ पे डाइमर एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कि जो हमारे यहाँ पे रीमॉडलिंग के अंदर जो हमारे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन हमारे चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे हिस्टोन है ना, देखो जो चेंजेस जो हमारे यहाँ पे चेंजेस आएंगे वो हमारे किसकी वजह से आते हैं, हिस्टोन की वजह से। हिस्टोन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे होते हैं, जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होंगे, इनके अंदर यहाँ पे हमारी कुछ मॉडिफिकेशन होती है, और ये जो मॉडिफिकेशन है ना ये हमारे पर्टिकुलर चेंज को यहाँ पे हमारी सिग्निफाई करती है। जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ द अमीनो टर्मिनल टेल ऑफ द हिस्टोन, जो हमारी हिस्टोन है इसकी जो अमीनो टर्मिनल टेल है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होती है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शन हमारे यहाँ पे होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे उन्हीं के लिए बात करते हैं, द लाइसिन अमीनो एसिड in the histone tail is modified with the acetyl methyl group. The arginine in the histone tail is modified with one or more multiple methyl group. The serine and threonine and one tyrosine are modified with the phosphate. ये आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा हिस्टोन है, अगर उस H4 अगर हमारा पे जो हिस्टोन है अगर उसके अंदर हमारे यहाँ पे एसिटाइलेशन अगर हो रही है लाइसिन के ऊपर, ठीक है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, पोजीशन 8 और 16 के ऊपर, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वो हमारा सिग्निफाई यहाँ पे करेगा स्टार्ट साइट ऑफ द एक्सप्रेस जीन। अगर हमारे यहाँ पे H4 के साथ जो हमारा H4 हिस्टोन है अगर उसकी यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रही है लाइसिन की ही, लेकिन अब की बार पोजीशन कौन सी है 5 और 12, तो ये हमारा यहाँ पे किसको सिग्निफाई करेगा, मार्क्स द न्यूली सिंथेसाइज्ड H4 मॉलिक्यूल। और इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड है तो ये हमारे यहाँ पे अभी एक्सप्रेस नहीं होंगे, यहाँ पे हमारी कोई एक्सप्रेशन अभी शो नहीं होगी, ठीक है। देखो 8 और 16 पे अगर हमारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे अगर एसिटाइलेशन हो रही थी, मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखने है कि कौन सी मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमारी एसिटाइलेशन अगर यहाँ पे हो रही है पोजीशन 8 और 16 के ऊपर जो हमारा लाइसिन है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या सिग्निफाई करेगा कि यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन स्टार्ट होने वाली है। जो हमारी 5 और 12 की अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन करें तो यहाँ पे हमारे किसको सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे अभी हमारी एक्सप्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा H4 है ना वो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड है, अभी इनकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है H3। अगर यहाँ पे हमारी H3 हिस्टोन के अंदर अगर हमारे यहाँ पे लाइसिन की मिथाइलेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे एसिटाइलेशन कर रहे थे, यहाँ पे हमारी क्या होगी मिथाइलेशन होगी, कौन सी पोजीशन के ऊपर 4, 36 या फिर 79 के ऊपर, तो वो हमारा किसको यहाँ पे सिग्निफाई करेगा एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेस्ड जीन। और अगर हमारे यहाँ पे H3 हिस्टोन के अंदर अगर हमारे यहाँ पे पोजीशन 9 और 27 के ऊपर अगर हमारे यहाँ पे लाइसिन की मिथाइलेशन हो रही है तो वो हमारा किसको यहाँ पे शो करेगा एसोसिएटेड विद द ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन। ये हमारा किसको था एक्सप्रेशन को, ये हमारा किसको था रिप्रेशन को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अलग अलग मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन डोमेन रिकॉग्नाइज मॉडिफाइड हिस्टोन्स। जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन डोमेन होते हैं जो कि हमारे मॉडिफाइड जो हमारे हिस्टोन्स होंगे, जो हम यहाँ पे पीछे बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे हिस्टोन मॉडिफाइड होते हैं, उनकी हमारे यहाँ पे कुछ केमिकल ग्रुप हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे जो मॉडिफाइड जो हमारे यहाँ पे हिस्टोन्स है उनको जो हमारे प्रोटीन यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि हमारी पर्टिकुलर अगर उस पर्टिकुलर हमारा अमीनो एसिड की यहाँ पे हमारी एसिटाइलेशन हो रही है मिथाइलेशन हो रही है तो वो हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा। तो उनको रिकॉग्नाइज हमारे कौन से डोमेन करेंगे, वो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं डिफरेंट प्रोटीन डोमेन सच एज ब्रोमोडोमेन, क्रोमोडोमेन, ट्यूडर डोमेन और पीएचडी फॉर प्लांट होमोडोमेन फिंगर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द हिस्टोन टेल, जो हम यहाँ पे पीछे अभी हमने बात की थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एसिटाइलेशन मिथाइलेशन की बात की थी। तो उनके रिकॉग्नाइज हमारे कौन कौन करते हैं, ब्रोमोडोमेन अगर हम यहाँ पे जैसे की बात करें तो ब्रोमोडोमेन हमारे क्या करेगा, ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद द एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल, ये हमारे किसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल के साथ। क्रोमोडोमेन या फिर ट्यूडर डोमेन या फिर पीएचडी फिंगर जो हमारे डोमेन होंगे वे हमारे यहाँ पे किसके यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे कंटेनिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद द मिथाइलेटेड हिस्टोन टेल, ये हमारे किसको कर रहे थे एसिटाइलेटेड, ये हमारे किसको रिकॉग्नाइज करेंगे मिथाइलेटेड को। सेंट डोमेन containing protein interact with the unmodified histone tail more preferably,
जो हमारे सेंट डोमेन होंगे ये हमारे किसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, जो हमारे अनमॉडिफाइड हिस्टोन टेल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है स्पेसिफिक एंजाइम दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द हिस्टोन मॉडिफिकेशन। कुछ हमारे जो एंजाइम है जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एसिटाइलेशन मिथाइलेशन जो हो रही थी वो कौन करेंगे, अगर हम यहाँ पे उनके लिए बात करते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक एंजाइम दैट कैटलाइज द मॉडिफिकेशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। तो वो हमारे कौन करते हैं, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज जो HAT हमारे होंगे वे क्या करेंगे, कैटलाइज द एडिशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि इसके हमारे एग्जांपल होते हैं सैगा, PCF, न्यू A4। हमारे जो DBT का जो हमारा एग्जाम है ना उसके अंदर हमारे ये वाले जो इसकी एग्जांपल है ना वो अभी तक यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इनका पता जरूर होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे हमारे एस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज होंगे, कौन से हमारे यहाँ पे हिस्टोन डीएसिटाइलेज होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिमूव करेंगे जो एसिटाइल ग्रुप को हमारे कौन कौन से होंगे, न्यू RD, RPD3, RPD स्मॉल, RPD लार्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे आते हैं हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज, इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, ACT1, ACT2, DOT1 एंड PRMT। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं हिस्टोन डीमिथाइलेज, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, रिमूव द मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके, LSD1, JHDM1 एंड JHDM3। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है पैकेजिंग रेशियो का, तो ये हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ DNA डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको क्या दिया होगा कि यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का साइज दिया होगा कि यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है वो हमारा 6 मिलीमीटर का है या फिर हमारे जितने भी मिलीमीटर का है, और उसके अलावा आपको DNA की लेंथ दी होगी कि जो हमारा DNA है ना उसके अंदर हमारे इतने बेस पेयर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पे DNA है उसके जो बेस पेयर यहाँ पे आपको दिया है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारा एक बेस पेयर होता है उनका जो हमारे यहाँ पे लेंथ होगी वो हमारी कितनी होती है, अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर की जो हमारे यहाँ पे लेंथ होती है वो हमारी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर आपको गिवन होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे 10⁻9 अगर यहाँ पे बेस पेयर दियो तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴ के साथ इसको मल्टीपल कर देंगे, तो ये तो हमारी क्या आ जाएगी, DNA की लेंथ आएगी। लेकिन एक हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम का साइज भी दिया होगा कि जब हमने यहाँ पे जो क्रोमोसोम को जो हमने जो हमारा DNA था उसको यहाँ पे हमने जब कंडेंस किया क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया, तो जो हमारा क्रोमोसोम है वो हमारा अराउंड, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 6 मिलीमीटर का हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पे क्या हुआ, DNA की लेंथ आई और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। तो ये जो हमारे यहाँ पे इनकी जो रेशियो रहेगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, पैकेजिंग रेशियो, जिसमें हमारा लेंथ ऑफ DNA डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्रोमोसोम हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है, देर आर टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के हमारे यहाँ पे दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है यूक्रोमेटिन और एक हमारे यहाँ पे होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो अगर हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज के लिए बात करें, इट इज द रीजन, जो हमारा यूक्रोमेटिन हुआ ये हमारा क्या होता है, इट इज द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम दैट शो द नॉर्मल साइकिल ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन इन द सेल साइकिल। It undergo a change in the intensity of the staining ranging from the darkest in the middle of the mitosis metaphase stage to the lightest in the S phase. Genes present in the euchromatin region are transcriptionally active। ये हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, ठीक है। इट इज डिवाइड ऑफ द रिपीटिशन सीक्वेंस, और इसके अंदर यहाँ पे हमें रिपीटेटिव सीक्वेंस में हमें कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है हेट्रोक्रोमेटिन, ये हमारे कैसे होंगे, इट यूजुअली रिमेन कंडेंस, ये हमारा हमेशा कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलेगा। जो हमारा यूक्रोमेटिन होता था ये हमारा कंडेंस फॉर्म में भी और डीकंडेंस फॉर्म दोनों ही फॉर्म में हमें देखने को मिलता था। जो जब ये हमारा डीकंडेंस होता है तब ये हमारा क्या होता था, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन के लिए, तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा हमेशा ही कंडेंस फॉर्म में होगा, और अगर ये हमारा कंडेंस फॉर्म में होगा तो ये हमारा कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कभी भी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होगा, ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, इट इज डार्कली स्टेन्ड, जीन्स प्रेजेंट इन द हेट्रोक्रोमेटिन रीजन आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, एक हमारे यहाँ पे होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और एक हमारे यहाँ पे होते हैं फैकल्टेटिव क्रोमेटिन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं ये हमारे कैसे होंगे, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एट द आइडेंटिकल पोजीशन ऑन द बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर। इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द रिपीटेटिव DNA, एग्जांपल सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। दूसरे हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव क्रोमेटिन, ये हमारे कैसे होंगे, इट वेरीज इन स्टेट इन डिफरेंट सेल टाइप एंड एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। एग्जाम्पल इसका हमारा क्या हो जाता है, बार बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप के क्रोमेटिन हो जाते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे जो हमारा DNA था उसकी हमने यहाँ पे पैकेजिंग की यहाँ पे हमने बात की, DNA स्ट्रक्चर की हमने यहाँ पे बात की, उसकी कंपोजिशन की यहाँ पे हमने बात की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम मोल बायो के अंदर जो हमारे रेप्लिकेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन हमारे यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होंगे उनको यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करके चलेंगे।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR लाइफ साइंस, DBT, बेट, JRF और गेट लाइफ साइंस